चालू है। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान भूगोल की दूसरी क्लास के अंदर। और इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है। जो अभ्यर्थी आज नए हैं वो अभ्यर्थी पहले वाली क्लास देख लें और उसके बाद ये क्लास देखें। इससे पूर्व जो क्लास लगी है उसके अंदर मैंने आपको राजस्थान के जो नवीनतम 8 जिले हैं, 8 जिलों के नाम सहित उनके अंदर कौन कौन सा क्षेत्र और कौन से जिले से लेकर शामिल किया गया है वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको याद करवाया है। तो वहां से निश्चित रूप से प्रश्न आएगा और वो वीडियो भी आप देख लीजिए। आज आपके सामने दूसरी क्लास लेकर आया हूं। चलिए, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में। राजस्थान के बारे में हम सामान्य जानकारी पहले लेंगे और उसके बाद जो आगे के जैसे भौतिक प्रदेश है उनके बारे में, नदियां हैं, सभी जो टॉपिक है वो मैं आपको यूट्यूब पे करवाऊंगा। चलिए, अभी हम बात करें राजस्थान का सामान्य परिचय। सबसे पहले हम राजस्थान का मैप देखेंगे। इस प्रकार से जो हमारा राजस्थान है, देखिए थोड़ा बड़ा बनाते हैं, इसमें साफ नहीं दिखाई देगा। हाँ जी, राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में हम पढ़ रहे हैं और कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम याद करेंगे साथ साथ। देखिए, इस क्लास का मूल उद्देश्य आपको याद करवाना है, समझाते हुए याद करवाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करें राजस्थान जो है इसकी आकृति। राजस्थान की आकृति कैसी है? देखिए, राजस्थान की आकृति, राजस्थान की आकृति विषमकोणीय आकृति की हम बात करें, आकृति कैसी है? विषमकोणीय है, चतुर्भुजाकार। विषमकोणीय चतुर्भुजाकार आकृति है। विषमकोणीय विषमकोणीय एक मिनट रुकिए भाई, कलर सही नहीं आ रहा इसमें। विषमकोणीय चतुर्भुजाकार या हम कह सकते हैं पतंगाकार, या हम बोल सकते हैं कि पतंगाकार। पतंग के समान या पतंग के आकार के समान है। चलिए, हम देखें कि इस आकृति के बारे में बताने वाले विद्वान है वो कौन है। राजस्थान की आकृति या मैप के बारे में, आकृति या मैप के बारे में बताने वाले विद्वान कौन है? हैंडले हैं। कौन है? हैंडले। हैंडले ने सर्वप्रथम बताया, किसने बताया है? हैंडले के द्वारा बताया गया है कि राजस्थान की आकृति कैसी है, विषमकोणीय, चतुर्भुजाकार या पतंगाकार है। अभी हम नेक्स्ट बात करें राजस्थान के बारे में। राजस्थान का क्षेत्रफल देखिए, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने राजस्थान का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो दोनों ही टाइप से आपको याद करना है, वर्ग किलोमीटर में भी और वर्ग मील में भी। वर्ग किलोमीटर में भी और वर्ग मील में, दोनों ही टाइप से आपको याद होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले
3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये तो है वर्ग किलोमीटर के अंदर, किसके अंदर है, वर्ग किलोमीटर के अंदर है। और उसके बाद हम बात करें 1,32,139 वर्ग मील। वर्ग मील में पूछ ले तो सेकंड वाला आप आंसर करेंगे। 132 139 सीधा याद करेंगे, 342 239, 132 139। दोबारा से देखिए, एक क्षेत्रफल की बात करें वर्ग किलोमीटर में क्या है 342 239, और वर्ग मील में क्या है 132 139। चलिए फिर अपने बात करें नेक्स्ट, देखिए राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है भाई 10.41% है। कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। हाँ जी, 1 मिनट रुकिए, मैं कमेंट ऑन कर लूं आपके। 1 मिनट वेट बेटा। हाँ जी, सुशील परलिका से प्रणाम भाई प्रणाम। विराट, हाँ जी, नमस्ते सर। आकांक्षा नमस्ते सर, नमस्ते बेटा। राम गुरुजी। शंकर जाट, बिल्कुल। चलिए 1 मिनट अपने कमेंट ऑन कर लें, फिर अपनी बात करते हैं। हाँ जी, देखिए साथ साथ में कमेंट आपके पढ़ते रहूंगा। चलिए अभी हम बात करें, नेक्स्ट अपन बात करें कि राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वह राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट हिस्सा रखता है, तो आप उत्तर क्या करेंगे 10.41%। कितना हिस्सा रखता है 10.41% हिस्सा रखता है। चलिए फिर हम बात करें राजस्थान के बारे में। राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है, ये बाहरी सीमा है, ये 5,920 किलोमीटर है। इसी के साथ हम इसके जो पॉइंट्स हैं, कोने हैं, जैसे उत्तरी कोना है, दक्षिणी कोना है, इनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए ये सबसे उत्तरी कोना है, कौन सा है उत्तरी। ये दिशा कौन सी है दक्षिणी है। और ये दिशा कौन सी है भाई, ये पूर्वी है। और ये दिशा कौन सी है, पश्चिमी दिशा है। इन पॉइंट्स का नाम क्या है वो अपने देखेंगे। देखिए ये जो पॉइंट है बिल्कुल पश्चिमी जो पॉइंट है, पश्चिमी जो बिंदु है उसका नाम देखते हैं अपने। सबसे पहले पश्चिमी बिंदु कटरा, कटरा सम, ये कहां पे है जैसलमेर में। कहां पे है जैसलमेर में। कटरा सम जैसलमेर, ये राजस्थान का बिल्कुल कौन सा बिंदु है भाई, पश्चिमी बिंदु है। कौन सा बिंदु है, पश्चिमी बिंदु है। हाँ साथ साथ में कमेंट करते रहिए, समझ आ रहा है क्या, और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं ये भी आप मेरे को जरूर बताइए। राम गुरुजी, राम भाई, राम। देखिए जो बिल्कुल उत्तरी बिंदु है, कौन सा बिंदु है, उत्तरी बिंदु है, इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है कोना। कौन सा है,
कोना, उत्तरी कोना कोना है, उत्तरी कोने को कोना बोलेंगे। कोना कहाँ पे है? श्री गंगानगर में है। कहाँ है? श्री गंगानगर के अंदर है, श्री गंगानगर के अंदर है। उसके बाद हम बात करें राजस्थान का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, राजस्थान का कौन सा बिंदु है? सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वो कौन सा है? वोरकुंडा, वोरकुंडा बांसवाड़ा के अंदर है। कहां पे है? वोरकुंडा कहां पे है? बांसवाड़ा के अंदर है। वोरकुंडा बांसवाड़ा के अंदर है। चलिए, और राजस्थान का जो सबसे पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु की बात करें तो ये पूर्वी बिंदु कौन सा है भाई? सिलाना गांव है। कौन सा गांव है? सिलाना गांव। सिलाना गांव, राजाखेड़ा, राजाखेड़ा तहसील पड़ती है और ये कहां पे है? ये धौलपुर में है। कहां है? ये धौलपुर में है। चलिए, ये तो इसके पॉइंट्स हो गए, पॉइंट्स भी अपने को याद रखने हैं। उसके बाद हम इनको मिलाएंगे भी, उत्तर से दक्षिण मिलाएंगे और पूर्व से पश्चिम, इसकी भी किलोमीटर कितना लंबाई है वो देखेंगे। फिर हम बात करेंगे राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में, ये सब जानकारी हम लेंगे। एक बार ये पॉइंट्स बनाइए। चलिए अभी हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, राजस्थान की कुल बाउंड्री कितनी है वो भी अपने देख लेते हैं साथ के साथ। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की कुल स्थलीय सीमा स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, सन 2000 से, सन 2000 ईस्वी से राजस्थान, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना, सबसे बड़ा राज्य। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे बड़ा राज्य का दर्जा कब मिलता है? सन 2000 के अंदर। कब मिलता है? सन 2000 के अंदर मिलता है। जितने भी लाइव बैठे हैं, आपने किसी ने कमेंट नहीं करा, जल्दी से बताइए आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। हाँ जी, लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए, अभी हम नेक्स्ट बात करें राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में। अब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ने के लिए हमें संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए अक्षांशों की और देशांतरों की। राजस्थान का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार हम कब बता पाएंगे? जब हमारे को देशांतरों के बारे में नॉलेज होगा। तो सबसे पहले हम देशांतरों के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? देशांतरों के बारे में बात करते हैं। चलिए, अभी हम बात करें, सबसे पहले मैं आपको अक्षांश और देशांतरों के बारे में समझाता हूं। देखिए, मैंने यहां पर 2 राउंड बना लिए। अक्षांश और दूसरा क्या है? देशांतर। एक अक्षांश पढ़ेंगे और दूसरा क्या पढ़ेंगे? देशांतर पढ़ेंगे। चलिए, अभी हम बात करें, एक तरफ मैं आपको अक्षांश बना के दूंगा और एक तरफ क्या है? देशांतर। इस तरफ हेडिंग लगाइए अक्षांश, अक्षांशों के बारे में हम बात करें तो देखिए, जो अक्षांश और देशांतर हैं, अक्षांश और देशांतर हैं, इन दोनों का संयुक्त रूप से जो यूज होता है वो होता है किसी समय विशेष के बारे में जानने के लिए कि उसकी ग्लोब पर स्थिति क्या है। समझ आ गई बात? ग्लोब पर किसी स्थान विशेष के बारे में जानने के लिए हम किसका यूज करते हैं? अक्षांश और देशांतरों का संयुक्त रूप से यूज करते हैं।
अगर अकेला अकेला पूछ ले कि बताइए अक्षांशों का यूज क्या है, तो वो यूज है दूरी की गणना करने के लिए। किसकी गणना करने के लिए? दूरी की गणना करने के लिए। और देशांतरों की बात आ जाए, अकेला देशांतर का पूछा जाए तो आप उत्तर क्या करेंगे? तो आप उत्तर क्या करेंगे? समय की गणना करने के लिए। किसकी गणना करने के लिए? समय की गणना करने के लिए। चलिए हम बात करते हैं अक्षांशों के बारे में। सबसे पहले देखिए, अक्षांश रेखाओं में बीचों बीच, यहां बीचों बीच एक रेखा खींची गई है जिसको हम नाम देते हैं क्या भाई? 0 डिग्री अक्षांश। कितना डिग्री अक्षांश है? 0 डिग्री अक्षांश। अब 0 डिग्री अक्षांश की मैं बात करूं, और यहां पे जो पॉइंट है, ये कौन सा ध्रुव है भाई? ये दक्षिणी ध्रुव है। कौन सा ध्रुव है? दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव की बात करूं तो दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है। और ये उत्तरी ध्रुव है। कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव है। और उत्तरी ध्रुव की मैं बात करूं तो ये भी कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है। ये रेखा नहीं होकर एक बिंदु है। ये रेखा नहीं होकर क्या है? एक बिंदु है, एक पॉइंट है, एक डॉट के रूप में हमारे सामने है। चलिए उसके बाद देखिए, ये जो रेखा है, ये जो रेखा मैं बना रहा हूं, ये है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री अक्षांश। कौन सा अक्षांश है? 23.5 डिग्री अक्षांश है। और हम इसको क्या बोल सकते हैं? मकर रेखा। क्या बोल सकते हैं भाई? इसी को हम मकर रेखा भी बोल सकते हैं। मकर रेखा भी बोल सकते हैं। और इसे ही हम क्या बोल सकते हैं? दक्षिणी अयनांत। क्या बोलते हैं? दक्षिणी अयनांत। ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा, दक्षिणी अयनांत क्यों कहते हैं। क्लास के अंदर बने रहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। देखो स्टार्टिंग अपनों ने बिल्कुल बेसिक से करनी पड़ती है, क्योंकि सभी प्रकार के बच्चे देखते हैं, फ्रेशर बच्चे भी देखते हैं, तो उनको वो छोटी छोटी चीजें भी बतानी पड़ती है। चलिए अभी हम बात करें नेक्स्ट, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर जो एक रेखा खींची गई है, ऊपर की जो रेखा है वो भी अपन बना रहे हैं। देखिए ये जो रेखा है, ये भी कितना डिग्री है? ये भी 23.5 डिग्री है। कितना डिग्री है? 23.5 डिग्री है। इसको मैं 23 डिग्री 30 मिनट भी लिख सकता हूं। बात एक ही है, क्योंकि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 60 मिनट है। कितनी मिनट है? 60 मिनट। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हुई? 60 हुई। तो आधा की कितनी हो गई भाई? 30 मिनट हो गई, है ना? 30 मिनट हो गई। तो मैं इसको यहां पे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 23 डिग्री 30 मिनट भी लिख सकता हूं। तो ये रेखा कौन सी है? ये रेखा है कर्क रेखा। ये रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा के बारे में बात कर रहे हैं? ये वाली। और यहां पे 23.5 कौन सी है? जो दक्षिणी गोलार्ध में है। अब देखो दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध का क्या मतलब है। दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध का क्या मतलब है, उसको भी अपने क्लियर करेंगे। देखिए ये जो रेखा है बीच वाली, ये जो बीच वाली रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, इस अक्षांश ने क्या किया भाई? पृथ्वी को 2 टुकड़ों में बांटा है। कितने टुकड़ों में बांटा है? 2 टुकड़ों में बांटा है। कौन सा? एक तो ऊपर का गोलार्ध हो गया, आधा गोला हो गया, और एक नीचे का हो गया। ऊपर वाला जो आधा गोला है, जो उत्तर की तरफ रह गया, इस रेखा से 0 डिग्री से ऊपर वाला जो उत्तर की ओर रह गया, उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और जो गोला दक्षिण की ओर रह गया, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। चलिए हम बात करें, ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती हैं। आप देख रहे होंगे ये रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती हैं। ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध हो गया? दक्षिणी गोलार्ध हो गया। जो ऊपर की ओर हिस्सा है, ये जो ऊपर की ओर है, ये जो ऊपर की ओर भाग है, आधा गोला, ये कौन सा गोलार्ध है भाई? ये उत्तरी गोलार्ध है। कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध है। चलिए
मैंने आपको बताया कि इसके अंदर दो पॉइंट है, एक पॉइंट ऊपर की ओर है, एक पॉइंट ये नीचे की ओर है। ये 90 डिग्री है। ये क्या है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री अक्षांश है। जी हाँ, जय जय प्रदा मीना सर, राम 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 जी, राम राम बेटा। क्लास को शेयर करते रहिए बेटा, क्लास शेयर कर दिया करो। चलिए अभी हम बात करें सबसे पहले किसके बारे में? अक्षांशों के बारे में। देखिए अगर प्रश्न आ जाए, अगर सीधा प्रश्न आ जाए अक्षांशों की संख्या कितनी है, सीधा प्रश्न क्या है? अक्षांशों की संख्या। अक्षांशों की संख्या कितनी है, सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप उत्तर क्या करेंगे? देखिए 90 तो इधर हो गई, 0 डिग्री से 90 तो इधर हो गई, और 90 ही ऊपर की ओर है, 90 ही दक्षिण में है और 90 ही उत्तर की ओर है। 90 प्लस 90 कितनी? 180, और एक जीरो वाली कितनी? 181। कुल अक्षांशों की संख्या कितना उत्तर आएगा? 181। कितना उत्तर आएगा? 181 आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अक्षांश रेखाओं की संख्या। अक्षांश रेखाओं की संख्या। अक्षांश रेखाओं की संख्या आपसे पूछ ली जाए तो आप उत्तर क्या करेंगे? इस समय आप दो घटाएंगे, एक तो ये डॉट घटा देंगे और एक ये डॉट घटा देंगे, क्योंकि ये रेखाएं नहीं होकर अक्षांशीय बिंदु है। ये रेखा नहीं होकर क्या है? अक्षांशीय बिंदु है। देखिए अक्षांश रेखाओं की संख्या तो आप दो माइनस करेंगे किसके अंदर से भाई? 181 से, तो कितना रह जाएगा? 179। कितना रह जाएगा? 179। 179। उसके बाद देखो तीसरा प्रश्न क्या बनता है, तीसरा प्रश्न क्या बनता है उसको अपन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है अक्षांश बिंदुओं की संख्या। अक्षांश बिंदुओं की संख्या। चलिए अक्षांश बिंदुओं की संख्या के बारे में हम बात करें तो कितने बिंदु है भाई? दो बिंदु है। कितने बिंदु है? दो बिंदु है। अक्षांश बिंदु कितने हैं? दो हैं। चलिए इधर हम बात करें देशांतरों के बारे में। देशांतरों के बारे में हम बात करते हैं। चलिए देशांतरों ने भी पृथ्वी को दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। 0 डिग्री देशांतर। कितना डिग्री है? 0 डिग्री है। अभी हम बात करें इसकी विशेषता क्या है? ये ध्रुवों पर काटती हैं, ध्रुवों पर एक दूसरे को काटती हैं। कैसे? देखो इस प्रकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। चलिए ये आधार है, फिर ही हम आगे चल के राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे, अगर हमारे को इस चीज की जानकारी है। फिर किसी प्रकार का प्रश्न आ जाए राजस्थान में सूर्य उदय पहले कम कहाँ होता है, बाद में कहाँ होता है, कितना टाइम का अंतर है, चाहे आपको दो लोकेशन देकर भी पूछ ले ना, किसी जगह की लोकेशन देकर पूछ ले और तुलना करवा दे अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा से या भारतीय समय मानक रेखा से, तो भी आप आंसर कर सकते हो। बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। हाँ एक बार समझना पड़ेगा अच्छे से इसको। चलिए अभी हम बात करें देशांतरों के बारे में। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? देशांतरों की कुल संख्या, कुल संख्या की बात करें तो कुल संख्या कितनी है भाई? कुल संख्या हो जाएगी 360। कितनी हो जाएगी? 360 हो जाएगी। कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 360। उसके बाद हम बात करें, आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि देशांतर या तो क्या हो सकते हैं? या तो पूर्वी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? पूर्वी हो सकते हैं। या क्या हो सकते हैं? देशांतर पश्चिमी हो सकते हैं। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। और इधर आप क्या ध्यान रखेंगे कि जो अक्षांश है वो या तो उत्तरी हो सकते हैं और या क्या हो सकते हैं? दक्षिणी
हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, इनका यूज क्या होता है। यूज किसका यूज भाई? देशांतरों का। देशांतरों का यूज क्या है? समय की गणना हेतु, समय की गणना हेतु देशांतरों का यूज किस लिए किया जाता है? समय की गणना करने के लिए। और इधर हम बात करें अक्षांशों का यूज, अक्षांशों का जो यूज है वो यूज दूरी की गणना करने के लिए, दूरी की गणना हेतु। दूरी की गणना हेतु किसका यूज होता है भाई? अक्षांशों का यूज होता है दूरी की गणना हेतु। चलिए यहां तक आपको समझ आया। अब हम और भी विशेषताएं हैं जो इनकी देखेंगे कौन कौन सी है भाई। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैंने एक तरफ लिखा अक्षांश, अक्षांश, और दूसरी तरफ मैंने क्या लिखा? देशांतर। चलिए सबसे पहले हम बात करें अक्षांशों के बारे में। अक्षांशों के मध्य के भाग को, अक्षांशों के मध्य के भाग को अक्षांशों के मध्य के भाग को कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटिबंध। कटिबंध कहा जाता है किसके मध्य के भाग को? अक्षांशों के मध्य के भाग को क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। अभी हम देखें दो अक्षांशों के मध्य, दो अक्षांशों के मध्य, कितने अक्षांशों के मध्य? दो अक्षांशों के मध्य। दो अक्षांशों के मध्य दूरी, दो अक्षांशों के मध्य दूरी वो कितनी रहेगी? 111 किलोमीटर। कितनी रहेगी भाई? 111 किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट 111 किलोमीटर। नेक्स्ट हम बात करें देशांतरों के बारे में। देशांतरों के बारे में बात करें तो देखिए देशांतरों के मध्य के भाग को, देशांतरों के मध्य के भाग को, देशांतरों के मध्य के भाग को गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरे। गोरे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने क्या है? दो देशांतरों के मध्य, दो देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी, मध्य सर्वाधिक दूरी कहां पर? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर कितनी होती है? 111.32, 111.32 किलोमीटर होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको समझ आया होगा कि अक्षांशों के मध्य जो दूरी है वो कितनी रहेगी? फिक्स है 111 किलोमीटर, कम ज्यादा नहीं होगी।
और यहां देशांतरों के मध्य जो दूरी है वो कम ज्यादा होती है। देखो इसके पहले हम जो पेज पढ़ के आए हैं उसको क्लियर करते हैं। देखिए मैंने दूरी की बात की, किसकी बात की, दूरी की बात की। तो यहां देखिए देशांतरों के बीच दूरी कम हो रही कि नहीं हो रही। ये मान लीजिए बीच में कौन सी रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री अक्षांश है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि देशांतरों के बीच जो सर्वाधिक दूरी है वो कौन सी रेखा पर रहती है, भूमध्य रेखा पर रहती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो देशांतरों के बीच की दूरी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या हो रही है, कम हो रही है। इधर देखिए, इधर क्या कम हो रही है कि नहीं हो रही, बिल्कुल एक समान है। जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कम ज्यादा नहीं होती है, लेकिन कम ज्यादा होता है तो क्या, इनकी लंबाई। यहां लंबाई कम ज्यादा नहीं होती है, देशांतरों की लंबाई समान, बीच की दूरी कम ज्यादा, और यहां पर बीच की दूरी समान और लंबाई क्या हो रही है, कम ज्यादा हो रही है। गौर कीजिएगा, मैं बोल रहा हूं कि अक्षांशीय रेखाएं, अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी एक समान रहती है, क्लियर। लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इनकी लंबाई घट जाती है। चाहे तो आप भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाओ तो देखो लंबाई छोटी होगी ना, लास्ट में बिल्कुल डॉट बच गया, लास्ट में बिल्कुल बिंदु बन गया, ये लाइन बची ही नहीं, ये रेखा बची ही नहीं। मतलब अक्षांशों के बीच की दूरी तो क्या रहती है भाई, एक समान रहती है, लेकिन ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी लंबाई कम हो जाती है और अंत में ध्रुव पर डॉट बन जाता है। इधर देखिए देशांतरी रेखाएं, देशांतरीय रेखाओं की लंबाई एक समान रहती है, लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर बात। नेक्स्ट पॉइंट, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श करती नहीं है, लेकिन देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, स्पर्श कर रही हैं। हाँ जी, चलिए इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पेज है हमारे सामने, उसके अंदर देखते हैं। ये यहां तक आपको समझ आ गया। चलिए हाँ, नेक्स्ट अपन बात करें। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अक्षांशों के बारे में लिख रहा हूं, जो मैंने अभी समझाया वही लिखेंगे। देखिए अक्षांशों के बीच की दूरी, अक्षांशों के बीच की दूरी समान रहती है, समान रहती है, लेकिन ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी लंबाई कम हो जाती है। समझ आई बात, यही मैं आपको समझा क्या हूं, यही मैंने आपको लिख के बता दिया। चलिए नेक्स्ट अपन पॉइंट बात करें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देशांतर के बारे में। देखिए देशांतरों की लंबाई, देशांतरों की लंबाई समान रहती है, समान रहती है, लेकिन ध्रुवों की ओर जाने पर, लेकिन ध्रुवों की ओर जाने पर बीच की दूरी, बीच की दूरी कम हो जाती है, बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये कंसेप्ट वाले प्रश्न है,
ये कंसेप्ट वाले क्या है, प्रश्न है। इससे ही प्रश्न बन के आएगा ज्योग्राफी के अंदर। और अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए लास्ट पॉइंट लिखें इसके अंदर, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती। अक्षांश रेखाएं अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती। एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती। लेकिन अगर हम बात करें किसके बारे में, देशांतर के बारे में, तो ये रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श करती हैं। ये रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं। देशांतर स्पर्श करते हैं। देशांतर एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। चलिए अब हम बात करें नेक्स्ट, चलिए बीचों बीच मैंने बनाई कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। ये रेखा कौन सी है, भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश है। कितना अक्षांश है, ये 0 डिग्री क्या है, अक्षांश। और इसी को हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, क्योंकि पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच है भूमध्य रेखा। नेक्स्ट देखिए, 30.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा कौन सी है, मैंने आपको बताई थी। 23.5 डिग्री कौन सी रेखा है, ये मकर रेखा है। कौन सी रेखा है, मकर रेखा है। उसके बाद हम बात करें, एक रेखा उत्तरी गोलार्ध में भी खींची गई है 23.5 पर। 23.5 डिग्री, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, कर्क रेखा। कर्क रेखा। अब देखिए, अब यहां अपने 2-3 जो सवाल हैं अपने आगे चल के पढ़ेंगे, वो यहां से क्लियर हो जाएंगे। 2-3 सवाल अपने यहां से क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी, शेयर कर दो बेटा। कमेंट ही नहीं करा किसी ने, देखो लाइक भी नहीं करे ना। लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, पूरी ज्योग्राफी आपको करवाऊंगा मैं। चलिए अभी हम बात करें, ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को हम एक नाम देते हैं। एक नाम क्या देते हैं भाई, नाम है इसका उत्तरी अयनांत। क्या नाम है, उत्तरी अयनांत। उत्तरी अयनांत। ये उत्तरी अयनांत क्यों नाम दिया गया, और इसको नाम दे दिया हमने दक्षिणी अयनांत। मकर रेखा को क्या कह दिया, दक्षिणी अयनांत। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में से कौन सी रेखा गुजरती है, उत्तरी अयनांत गुजरती है कि दक्षिणी अयनांत गुजरती है। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, जब सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तरायण मतलब उत्तरी गोलार्ध की ओर जाता है, तो 21 जून को जितना उत्तरायण होना था हो लिया। मतलब 21 जून को सीधा किस पे चमकेगा भाई, 21 जून को सूर्य सीधा किस पे चमकता है, कर्क रेखा पर। 21 जून को जितना चमकना था, जितना ऊपर जाना था, उतना चला गया, इसके आगे नहीं जाएगा। तो अंत हो गया चलने का।
चलने का क्या हो गया, अंत। किसका, सूर्य का ऊपर चलने का अंत हो गया। तो सॉरी, ऊपर का करें तो उत्तरी अयनांत आ जाएगा, और दक्षिण की ओर यहां अंत हो गया तो दक्षिणी अयनांत। मतलब इससे ज्यादा सूर्य ना तो क्या हो सकता है, दक्षिणायन हो सकता है, और ना इससे ज्यादा उत्तरायण हो सकता है। उत्तरायण का मतलब जब सूर्य कहां जाता है, उत्तर की ओर जाता है। 21 जून के बाद सूर्य पुनः क्या होना शुरू हो जाता है, दक्षिणायन। और यहां दिनांक कौन सा है भाई, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर तक जितना दक्षिणायन होना था हो लिया, जितना दक्षिणायन होना था हो लिया, उसके आगे दक्षिणायन नहीं होता है। मतलब 23.5 डिग्री से आगे नहीं खिसकेगा सूर्य। इसका कारण भी मैं समझाऊंगा, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है जो मैंने बना रखी है ऐसे नहीं है, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। उत्तरायण और दक्षिणायन का खेल क्या है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा यहां पे, वो भी अपने बात करेंगे। चलिए अभी हम बात करें, ये जो उत्तरी अयनांत रेखा है वो राजस्थान से गुजरती है, राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। क्लियर, प्रश्न आ जाए कि राजस्थान से कौन सी जिला, कौन सी रेखा गुजरती है, तो उत्तरी अयनांत। सीधा प्रश्न आ जाए, उत्तरी अयनांत रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है। अब आपको यही नहीं पता है कि उत्तरी अयनांत रेखा कहते किसको है, तो उत्तर कैसे करोगे। किसको कहते हैं, कर्क रेखा को उत्तरी अयनांत और मकर रेखा को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। चलिए अभी हम बात करें, इस प्रकार मैंने 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची। अब इस साइड के अंदर देखो, इस साइड में जो मैंने पिंक कलर की लाइनें लगाई हैं, ये लाइनें जो लगाई हैं, ये कौन से देशांतर हैं, कौन से देशांतर है भाई, ये पूर्वी देशांतर है। ये कौन से देशांतर हैं, पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर है। और इस तरफ जो मैंने येलो कलर की ये लाइनें लगाई हैं, ये देशांतर कौन से हैं, येलो कलर वाले कौन से हैं भाई, ये देशांतर हैं पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर। चलिए ये देशांतर कौन से हैं, पश्चिमी। और हमारे राजस्थान की स्थिति क्या है वो हम देखते हैं। हाँ ये मैंने आपको समझा दिया, अक्षांश 0 डिग्री से नीचे वाले कौन से होंगे, यहां कौन से हैं, दक्षिणी और ऊपर उत्तरी। अब राजस्थान की कंडीशन क्या है, राजस्थान कहां बैठा हुआ है उसकी अपने बात करते हैं। हमारा जो राजस्थान है वो इस प्रकार से यहां है। यहां पर है। इस प्रकार से राजस्थान की स्थिति ये है, राजस्थान की ये स्थिति है। अब आप मुझे बताएंगे कि राजस्थान कौन से अक्षांशों में है और कौन से देशांतरों में है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। राजस्थान कौन से अक्षांशों में है और कौन से देशांतरों में है, देखते हैं कितने जनों को पता है। देखिए आपके सामने मैंने बना रखा है, ये जो बीच की ब्लैक कलर की रेखा, ये 0 डिग्री क्या है, देशांतर है। इसके इस तरफ जितने भी देशांतर होंगे वो क्या होंगे, पूर्वी। तो मतलब कौन से देशांतरों में है, हम पूर्वी देशांतरों में है। और ये जो ब्लू कलर की लाइन लगी है 0 डिग्री अक्षांश, इसके ऊपर के जितने भी अक्षांश होंगे वो कैसे अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है। तो हम कहां बैठे हैं, उत्तरी अक्षांशों में और पूर्वी देशांतरों में है, पूर्वी देशांतरों में है। तो यहां पे जो मैंने ये ग्रिड बनाया, यहां पे ये क्या बन गया, ग्रिड बन गया। चलिए ये कौन सी रेखाएं हो गई भाई, ये रेखाएं हो गई अक्षांश रेखाएं, इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं हो गई।
बीच में ब्लू कलर की कौन सी रेखा है? चलिए अभी हम बात करें अक्षांश व अक्षांश व देशांतरों का संयुक्त रूप से यूज किसी स्थान की ग्लोब पर स्थिति जानने हेतु किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्षांश और देशांतरों का संयुक्त रूप से जो यूज है वो ग्लोब पर किसी स्थान विशेष की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। ये आप याद रखेंगे। चलिए अभी हम बात करें अक्षांश व देशांतरों के जाल को क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिड। और अक्षांश और देशांतरों से पृथ्वी पर कितने ग्रिड बने हैं? 4 ग्रिड बने हैं। कितने ग्रिड बने हैं? 4। ये ग्रिड भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। देखिए एक ग्रिड तो ये हो गया, एक ग्रिड तो कुछ अलग कलर लेके समझाते बेटा। देखो एक ग्रिड तो ये है, ये वाला, ये ग्रिड हो गया। और ये ग्रिड है कौन सा? दिशा के हिसाब से देखें तो ये दिशा कौन सी है? उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी दिशा है। तो ये ग्रिड कौन सा हो गया? उत्तरी पूर्वी। तो प्रश्न आ जाए कि बताइए राजस्थान ग्लोब पर कौन से ग्रिड में है? राजस्थान ग्लोब पर कौन से ग्रिड में है? तो उत्तर क्या करेंगे आप? उत्तरी पूर्वी ग्रिड में है। उत्तरी पूर्वी ग्रिड में है। अब देखिए हम राजस्थान की स्थिति देखते हैं और राजस्थान की स्थिति 3 टाइप से देखेंगे। कितने टाइप से देखेंगे? 3 टाइप से। देखिए कैसे। राजस्थान की स्थिति राजस्थान की स्थिति हम 3 टाइप से देखेंगे। कौन कौन से टाइप्स हैं वो देखते हैं अपन ने। ये पहला, दूसरा और तीसरा। सबसे पहले हम बात करें विश्व विश्व या ग्लोब पर, विश्व या ग्लोब पर। उसके बाद हम नेक्स्ट देखें एशिया महाद्वीप में एशिया महाद्वीप में
और नेक्स्ट हम बात करें भारत में, ये हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखिए, ग्लोब पर मैं आपको बता के आया हूं, मैं समझा के आया हूं पहले ही आपको कि ग्लोब पर स्थिति कौन सी है। ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी ग्रिड में है। कौन से ग्रिड में है? उत्तरी पूर्वी ग्रिड में या उत्तरी पूर्वी दिशा में। राजस्थान की स्थिति ग्लोब पर कैसी है? उत्तरी पूर्वी ग्रिड में है या उत्तरी पूर्वी दिशा में है। ये तो आपको क्लियर हो ही गया, तो अपने सीधा लिख देते हैं यहां पे। विश्व में या ग्लोब पर क्या है? उत्तरी पूर्वी ग्रिड में। ये क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें एशिया महाद्वीप में, देखते हैं। इस प्रकार से एशिया महाद्वीप है, और ये हमारा भारत है। चलिए अभी हम बात करें भारत के अंदर हम कहां बैठे हैं। भारत के अंदर तो हम यहां बैठे हैं, ये जो एरिया है यहां। लेकिन हम बात करें कि जो भारत है, भारत स्वयं एशिया के कौन सी दिशा में है? या तो दक्षिणी कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं? दक्षिणी दिशा में है। अगर दक्षिणी ऑप्शन में नहीं आए तो आप उत्तर क्या कर सकते हैं? दक्षिणी पश्चिमी। ये दिशा कौन सी है? ये पश्चिमी दिशा है। ये कौन सी दिशा है? पश्चिमी। ये दिशा कौन सी है? दक्षिणी। तो इसका उत्तर क्या आएगा? एशिया महाद्वीप पर जो राजस्थान है वो दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, या दक्षिण पश्चिम में है। क्लियर आपको? चलिए नेक्स्ट हम बात करें, इसी भारत के मैप को उठाकर यहां लेके आते हैं। इसी मैप को उठाकर कहां लेके आते हैं? इस साइड में। चलो एक मिनट रुकिए बेटा। चलिए अब हम बात करें किसके बारे में? भारत के बारे में। किसके बारे में बात करें? भारत के बारे में हम बात करते हैं। देखिए भारत में जो हमारा राजस्थान है, भारत में जो हमारा राजस्थान है वो इस दिशा में है, यहां पर। ये इलाका किसका है? राजस्थान का है। ये इलाका किसका है? राजस्थान का। इसके बारे में हम बात करते हैं। ये कौन सी दिशा में बैठा हुआ है भाई? देखिए भारत के संदर्भ में हम देखें तो राजस्थान भारत के कौन सी दिशा में है? चलिए ये भारत की उत्तरी दिशा, उत्तर, उत्तर, ये पूर्व, ये पश्चिम, और ये दक्षिण। तो आपको यहां दिखाई दे रहा होगा कि ये दिशा कौन सी बन रही है? ये दिशा बन रही है कौन सी भाई? दिशा कौन सी बन रही है? ये दिशा बन रही है उत्तरी पश्चिमी। कौन सी दिशा बन रही है? उत्तरी पश्चिमी दिशा बन रही है। तो उत्तर क्या हो गया इसका भाई? आंसर क्या होगा इसका? उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम। अब आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखो अक्षांश देशांतर पढ़ाने के पीछे मूल उद्देश्य था कि जो जानकारी मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो प्रॉपर तरीके से पहुंचे। कंसेप्ट और फैक्ट दोनों साथ साथ में क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट और फैक्ट दोनों ही साथ साथ में क्या होने चाहिए?
क्लियर होने चाहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी क्लास अपने कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और क्लास को शेयर जरूर कीजिए, और जो अभ्यर्थी बाद में क्लास को देखेंगे वो भी कमेंट में जरूर बताएंगे कि आप कहाँ से क्लास देख रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, क्लास को लाइक करना, शेयर करना। ठीक।